जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो हमारी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है भू-आकृतिक प्रक्रिया, यानी कि पृथ्वी की जो भू-आकृतिक क्रिया है उनके बारे में दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको 50 एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। इनका अगर आपने जवाब दे दिया तो मानो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे क्या, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यानी दो प्रकार के बल होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल। इन दोनों के बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद में जो बल हैं अपन के, ठीक है ना, जो अंतर्जात और बहिर्जात बल हैं, और इनके लास्ट में दोस्तों ये किस किस के लिए क्लास है अपनी, दोस्तों ये है आरपीएससी कि एसआई और लैब असिस्टेंट, आरपीएससी यानी फर्स्ट ग्रेड, और जो नेट यूजीसी होती है जेआरएफ के लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक आता है, ठीक है। ये अपन का क्लास का नंबर 5 है। और दोस्तों इसकी सबसे मेन बात है, आपको लास्ट में 5 मिनट में मैं पूरे के पूरे टॉपिक का रिवीजन कराने के लिए दूंगा, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला है अंतर्जात प्रक्रिया पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती है, ठीक है, बिल्कुल है। जैसे कि कौन कौन सी होती हैं, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तो ये क्या होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है। और क्या है नेक्स्ट है कि ये प्रक्रियाएं मुख्यतः पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से संचालित होती हैं, बिल्कुल। ये जो भी होती है पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से संचालित होती हैं। इनका प्रभाव पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतियों के निर्माण में दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर है 2, बहिर्जात प्रक्रियाएं, यानी कि जो बहिर्जात प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर कार्य करती हैं, बिल्कुल जो होती हैं, और इनका मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा से है। ये स्थल रूपों का समतल बनाने का कार्य करती हैं, बिल्कुल। यानी कि जो बहिर्जात बल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी पर जो होते हैं ना, उनके स्थल खंडों को समतल बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। इनका क्या होता है, ये समतलीकरण में प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि अपक्षय एक स्थानिक प्रक्रिया है, यानी कि अपक्षय एक स्थानिक प्रक्रिया है, और अपरदन में पदार्थ का परिवहन होता है। यानी अपक्षय तो एक स्थान पे ही होता है, और अपरदन है ये क्या होता है कि इसका परिवहन हो जाता है, जो किसमें जैसे नदी है उसके द्वारा बहा के ले गए तो वो अपरदन हो गया। और निक्षेपण पदार्थ की जमा, यानी कि जब नदी कोई यहाँ से बहा के ले गई है, ठीक है, तो ये समुद्र में छोड़ दी तो वो निक्षेपण हो जाता है। और अपक्षय होता है कि एक पदार्थ का यहाँ से ही टूट जाना और बिखर जाना ही कहलाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्वत निर्माण अंतर्जात बल प्रक्रिया है, यानी कि पर्वत का निर्माण अंतर्जात प्रक्रिया के द्वारा होता है। नदी अपरदन बहिर्जात प्रक्रिया है, और ज्वालामुखी को विस्फोट बहिर्जात प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा दोस्तों, बहिर्जात प्रक्रिया नहीं है, आंतरिक प्रक्रिया है। कौन सी, या अंतर्जात बल है कौन, ज्वालामुखी का विस्फोट, ठीक है। तो पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 5 पे आते हैं, अपक्षय केवल भौतिक प्रक्रिया है। दोस्तों क्या लिखा है, अपक्षय केवल भौतिक प्रक्रिया है, गलत दोस्तों, अपक्षय भौतिक नहीं होता है, ठीक है ना। और अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है, ठीक है, अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है, और अपक्षय के कारण मृदा का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये भौतिक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, भौतिक, भौतिक हो गया, दूसरा है रासायनिक, और तीसरा होता है दोस्तों जैविक, जैविक अपक्षय। तो 3 प्रकार का क्या होता है, अपक्षय होता है, ठीक है। तो इसमें पहला ये गलत, मतलब अपक्षय केवल केवल नहीं है ना, तो इसमें ये दोनों हो जाएंगे अपन के, ठीक है। आंसर 2 और 3, तो आंसर बी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हिमनद भी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। दोस्तों हिमनद भी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, बिल्कुल करती है। जो हिमनद होती हैं, जो बहा करके लाती हैं, तो वो अपने साथ में गाद भी लाती हैं और वो लाती है, तो ये हिमनद करेंगे। पवन केवल मरुस्थल में काम करती है दोस्तों, पवन केवल मरुस्थल, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि पवन केवल मरुस्थल में ही काम करे। हिमनद होती है वो यू आकार की घाटियाँ बनाती हैं, ठीक है ना। और जो पवन है उसके द्वारा क्या बनते हैं, ज़्यादातर बालू के टीले बनते हैं, ठीक है ना, बालू के टीले बनते हैं। अब दोस्तों जो होता है कि समुद्री तरंगें तटीय स्थल रूप बनाती हैं, समुद्री तरंगें तटीय स्थल रूप बनाती हैं, लेकिन पवन केवल मरुस्थल में, ये भी सही है, लेकिन पवन केवल मरुस्थल में कार्य करती हैं ये नहीं, ये अन्य क्षेत्रों में भी काम करती हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आते हैं दोस्तों कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि स्टेनोस्फीयर मेंटल का भाग है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, स्टेनोस्फीयर होता है जो मेटल का भाग होता है, मेंटल का भाग होता है, जो हमारी 3 परत होती है पृथ्वी के अंदर, उनमें मेटल का भाग क्या होता है, स्टेनोस्फीयर। और लिथोस्फीयर प्लेटों में विभाजित होता है, बिल्कुल ये लिथोस्फीयर होता है जो हमारी प्लेटों में विभाजित होता है। और प्लेट गति अंतर्जात प्रक्रिया है, बिल्कुल तीनों के तीनों हमारे सही हो जाते हैं, 1 2 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है भूकंप की आंतरिक शक्ति का परिणाम, भूकंप पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिणाम, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो भूकंप होते हैं वो आंतरिक शक्ति होते हैं, और ज्वालामुखी भी आंतरिक शक्ति होते हैं। 2 है भूकंप केवल प्लेट सीमाओं पर होते हैं, दोस्तों ये बिल्कुल बात गलत है, हमने आपको भूकंप वाला चैप्टर बताया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वह भूकंप स्थल रूपों को बदल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल है। अपन का आंसर हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि भूकंप आते हैं तो बहुत सारी जन और हानि होती है, ठीक है ना, और ये अचानक हो सकती है, ठीक है। और ये स्थल रूपों को पलट सकते हैं, लेकिन ये भूकंप प्लेटों के सीमा पर होते हैं, ये बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि भूकंप कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि अपक्षय स्थल पर ही होता है दोस्तों, बिल्कुल अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो चट्टानों की टूटती है, वो हमेशा स्थल पर ही होती है। अपरदन में परिवहन शामिल होता है, यानी कि अपरदन में होता है दोस्तों परिवहन, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा हो, या फिर वायु के द्वारा, या पानी के द्वारा, किसी के द्वारा, तो ये अपरदन परिवहन होता है। और निक्षेपण में तलछट जमा होती है, बिल्कुल तीनों के तीनों सही है, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, नदी अपरदन घाटियां बनाती हैं, यानी नदी अपरदन के द्वारा घाटियां बनाती हैं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि अपन का हिमनद हो गई, वो भी अलग घाटी बनाती है, और जैसे यू आकार की घाटी कौन बनाती है, हिमनद बनाती है। और पवन बालू के टीले बनाती है, बिल्कुल ठीक है, पवन बालू के टीले बनाती है, ये 3 हो गए दोस्तों। जो दूसरी नदियां होती है वो हमारी कौन सी, यू आकार घाटी बनाती हैं, और हिमनद यू आकार की घाटी बनाती है, चलो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अक्षय स्थल रूप निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया है, यानी कि स्थल जो स्थल रूप होता है उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, यानी कि चट्टानों को टूटना पहला होता है। अक्षय चट्टानों के टुकड़ों में तोड़ देता है। बिल्कुल, ये दोनों का आंसर सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, नदियाँ घाटियाँ बनाती हैं। बिल्कुल, नदी होती हैं वे घाटियों का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, और नदी प्रवाह के जल के प्रवाह से अपर्दन करती हैं। तो दोनों के दोनों हमारे सही हो जाएंगे। इसमें भी जैसे प्रवाह से अपर्दन करती हैं तो जब तो हमारी घाटियों का निर्माण होता है, घिसती हैं तो उनसे घाटियाँ बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं कि हिमनद स्थल रूपों को बदल सकती हैं। हिमनद स्थल रूपों को बदल सकती है। बिल्कुल सही बात है। भारी वर्षा का हिमनद भारी वर्षा का प्रवाह है, बर्फ का प्रवाह है, सॉरी। तो दोस्तों सही बात है, हिमनद भारी बर्फ के प्रवाह से चट्टानों को काटते हुए नई स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती हैं। तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी अंतर्जल प्रक्रिया है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर से बनता है। भूकंप और ज्वालामुखी आंतरिक प्रक्रिया है और इसे अंतर्जातीय बल भी कहते हैं। तो अपन का आंसर ए और आर की व्याख्या सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं दोस्तों कि पवन मरुस्थल में महत्वपूर्ण एजेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण घव जो होती है वो पवन अपर्दन करने के लिए पवन मुख्य रूप से मरुस्थल में काम करती है। लेकिन ये नहीं है कि मरुस्थल में करती है, वहाँ वनस्पति कम होती है इसलिए ये उड़ती रहती है। तो दोस्तों ये दोनों काम महत्वपूर्ण है और इसका ये मुख्य एजेंट होने का कारण क्या है, वनस्पति कम होना। अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर अपर्दन कम होगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 कि अपन को क्या करना है, जो एजेंट हैं और उनके रूप में जो स्थल रूप है वो कहाँ पर प्रभावित होते हैं ज़्यादातर, उनके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला है नदी। नदी क्या बनाती है हमारी, नदी बनाती है वी आकार की, सॉरी यू नहीं, वी आकार की घाटी बनाती है। और उसके बाद में होता है पवन। पवन के द्वारा बालू का टीला बनता है और हिमनद द्वारा यू आकार की घाटी बनती है। यानी कि हमने आपको बताया हिमनद के द्वारा क्या बनती है, यू आकार की घाटी, और इसके द्वारा बी आकार की, इसके द्वारा बालू का निर्माण। तो अपन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, ठीक है। प्रक्रिया और परिणाम क्या होता है। अपचय के द्वारा क्या होगा, अपर्दन के द्वारा क्या होगा, निक्षेपण। दोस्तों निक्षेपण क्या होता है, किसी पदार्थों का लेकर के जमाव कर देना ही क्या करता है, निक्षेपण कहलाता है, जैसे हमारी नदियाँ। और अपचयन किसी भी जगह पर चट्टानों का टूटना ही अपचय कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों, एक बार वापस से, अपचय क्या कहलाता है, हमारी जो चट्टानें होती हैं प्रक्रिया, यानी अपचय का चट्टानों का विघटन कहलाता है, ठीक है ना। पहला है अपचय यानी चट्टानों का विघटन होता है, और अपर्दन क्या होता है दोस्तों, पदार्थ का परिवहन हो जाता है, जैसे नदियां अपर्दन करती हैं, और निक्षेपण पदार्थ का जमा हो जाता है, ठीक है। तो अपन का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 17 का आंसर ए। 18वें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं कि शांति नहीं शक्ति उदाहरण है, शक्ति और जिसके जो उदाहरण है, यानी कि बहिर्जात बल के क्या, अंतर्जात बल कौन सा होता है, बहिर्जात कौन सा है, और गुरुत्वाकर्षण कौन सा होता है। तो भूस्खलन होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जैसे कि कोई भारी चीजें टूट करके नीचे आना, जैसे पहाड़ रिस करके आते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। और अंतर्जात जो होते हैं हमारे ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं। और अपर्दन होता है जो बाहर होने हमारी मेंटल पर होता है, तो इसलिए इसे बहिर्जात कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, स्थल रूप निर्माण का सही क्रम कौन कौन सा है। यानी स्थल रूप में जो सबसे पहले निर्माण होता है वो सबसे पहले किसका होता है दोस्तों, सबसे पहले अपचय होता है, चट्टानों का टूटना, फिर उनका परिवहन होकर जाना, फिर निक्षेपण यानी समुद्र की तलहटी में जम जाना, ये होता है दोस्तों तीनों के तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नदी प्रक्रिया का क्रम क्या होता है। यानी कि नदी प्रक्रिया का जो प्रक्रमण होता है तो सबसे पहले अपर्दन होता है, फिर वो परिवहन और फिर निक्षेपण, ये तीनों के तीनों मैंने अभी बताया था दोस्तों। देखो दोनों क्वेश्चन कैसे बने, स्थल रूप निर्माण का सही क्रम और नदी प्रक्रिया का क्रम क्या क्या है, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन बने और लेकिन आंसर सेम ही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको सब तरीके से दिए हैं। अब निम्नलिखित में से कौन बहिर्जात एजेंट है, यानी बहिर्जात बल कौन सा है, जो एजेंट है वो कौन सा है। नदी कौन सा है बहिर्जात है, ज्वालामुखी आंतरिक, भूकंप आंतरिक, प्लेट गति ये भी आंतरिक है, बाकी का एक ही बहिर्जात है एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, भूस्खलन किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों जो भूस्खलन होते हैं मैंने आपको अभी बताया था, किसके गुरुत्वाजनित कारण होते हैं, यानी गुरुत्वाजनित जो बल होता है उसके कारण जो ढाल वाले पदार्थ होते हैं वे ऊपर से खिसक करके नीचे आ जाते हैं ढाल में, जैसे कि हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, अपचय किस प्रकार की प्रक्रिया है। यानी कि दोस्तों अपचय मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, रासायनिक, भौतिक और जैविक, तीनों प्रकार के क्या होते हैं, अपचय होते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आपको बताया है अपचय के 3 प्रकार होते हैं। अब ये यू आकार की घाटी किससे बनती है, तो यू आकार की घाटी आपको पता है हिमनद से बनती है, और इससे बी आकार की घाटी बनती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, बालू का टीला कैसे बनता है, तो यानी कि पवन के द्वारा जो होता है उड़ा करके ले जाती है तो उससे बालू के टीले का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार करें। यानी कि भौतिक अपचय में चट्टानों का विघटन बिना रासायनिक परिवर्तन के होता है, सही है, बिल्कुल है। भौतिक में रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा, रासायनिक परिवर्तन अलग होता है। दूसरा है तापमान में उतार चढ़ाव से चट्टानों में दरार पड़ जाती है, बिल्कुल, जब भी तो अपन का वो होता है अपचय होता है। और इसे भौतिक अपचय शुष्क क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दैनिक तापमान में अंतर हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो कभी ठंडी होगी परत कभी गर्म होगी, तो इससे क्या होगा, भौतिक अपचय होता है। यहाँ पर अपन का आंसर 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं दोस्तों, रासायनिक अपचय चट्टानों की रासायनिक संरचना में बदलते हैं, यानी जो रासायनिक अपचय में चट्टानें होती हैं वो रासायनिक संरचना में बदल जाती हैं। यह प्रक्रिया आर्द्र जलवायु में अधिक सक्रिय होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनमें मुख्य संरचना कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और जैसी प्रक्रिया शामिल होती हैं, ठीक है ना, किसमें, रासायनिक अपचय में। और कार्बोनेशन और हाइड्रेशन भी होता है इसमें, क्या होता है, हाइड्रेशन, ठीक है, ये भी इसमें शामिल होता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये उष्ण आर्द्र जलवायु में अधिक होती है, यानी कि यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र होती है, उसमें होती है, तो ये आंसर अपन का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, जैविक अपचय, यानी कि जो जैविक अपचय जीव जंतुओं और वनस्पति के कारण होता है, बिल्कुल जैविक है, जो सीधा सीधा अपन को पता है किस कारण, वृक्षों की जड़ों में तोड़ मरोड़ सकती है, यानी कि जो वृक्षों की जड़ होती है, जैसे कि पेड़ की जड़ है जो चट्टानों को तोड़ देती है, वो क्या हो गया, जैविक अपचय हुआ। जैसे केंचुए हैं जो मिट्टी को बदल देते हैं, ठीक है ना, मिट्टी में बदल देते हैं पदार्थों को, तो वो क्या हो जाता है, जैविक अपचय, ठीक है। और मानव का खनन किसी भी
क्रिया को अपक्षय को बढ़ा सकती है। बिल्कुल सही है, जो मानव खनन होता है वो किसी को बढ़ा सकती है। तो तीनों के तीनों अपन के हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है अपन का, अपरदन में पदार्थ का हटना और परिवहन शामिल है। बिल्कुल, अपरदन से ही कहते हैं कि एक पदार्थ दूसरे स्थान पर जाता है, एक जगह से हट जाएगा। तो अपरदन नदी, पवन और हिमनद द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। अपरदन केवल पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। बिल्कुल गलत बात है। यानी कि अपरदन में दो चीज़ें तो होती हैं, चट्टानों का घिसना और पदार्थों का परिवहन, लेकिन ये गलत बात है कि ये बल्कि किसमें, पर्वतीय क्षेत्रों में। ये सभी क्षेत्रों में हो सकता है। तो अपन का आंसर हो जाएगा 1 और 2, आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुरुत्वाकर्षण भूसंचरण यानी कि मास वेस्टिंग का मुख्य उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण जो मास वेस्टिंग होता है यानी भूसंचरण का मुख्य कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण सही है। और इसमें कौन कौन से भूस्खलन इसका एक उदाहरण है। यह केवल समुद्री तटों पर, दोस्तों ये नहीं है, समुद्री तटों पर नहीं होता है, क्योंकि ये तो कहाँ पर होता है, पहाड़ों पर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि लैंड स्लाइड हो गया अपन की जो होता है, और क्या होता है कि अपन की बहुत सी बार चट्टानें गिर करके आती हैं, डेब्रिज फ्लो हो जाता है, डेब्रिज फ्लो हो जाता है तो चट्टाना मलबा आ जाता है एक साथ गिर करके, तो ये होते हैं। तो अपन का आंसर क्या हो गया, 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भौतिक अपक्षय शुष्क क्षेत्रों में होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भौतिक अपक्षय हमेशा शुष्क क्षेत्रों में होता है, कि वहाँ की तापमान दैनिक तापमान अंतर होता है, वहाँ का तापमान में क्या होता है, दैनिक तापमान में अंतर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रासायनिक अपक्षय उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में होता है, वहाँ जल और तापमान अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो होता है ना, क्या होता है कि आर्द्र क्षेत्रों में पानी का तापमान अधिक होने के कारण, पानी और तापमान दोनों अधिक होते हैं, तो उसके कारण जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो तेजी के साथ में होती है। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 32 में ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 आता है दोस्तों कि भूस्खलन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। भूस्खलन होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि वहाँ ढाल अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अपन का आंसर ए और आर दोनों के सही है। दोस्तों आपको मैंने इस तरीके से ज़्यादा दिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको कॉन्सेप्ट पे, जो आरबीएससी का पैटर्न चल रहा है उसी के हिसाब से दिए हैं। ठीक है। और दोस्तों लास्ट के 5 मिनट में आपको मैं जितने भी है ना, ये पूरे 50 क्वेश्चन है उनका निचोड़ दे दूंगा। कितने, लास्ट 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में आपको 25 ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप कभी भी ये चैप्टर नहीं भूलोगे। ठीक है, वो पढ़ लिया तो आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब नदी अपर्दन, नदी अपर्दन घाटियों का निर्माण करती है। दोस्तों क्या कहा है, नदी का अपर्दन घाटियों का निर्माण करता है। बिल्कुल है, नदी के प्रवाह से चट्टानें घिसती है। बिल्कुल सही है, तो दोनों को दोनों हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, पवन मरुस्थल में प्रमुख अपर्दन एजेंट। बिल्कुल, मरुस्थल में और किसी के द्वारा अपर्दन नहीं होता पवन के अलावा, वहाँ वनस्पति कम होती है। बिल्कुल सही है। अब अपक्षय का प्रकार और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, अपक्षय के प्रकार और उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। भौतिक अपक्षय यानी कि जो भौतिक अपक्षय होता है वो किसके कारण होता है, वो किसका उदाहरण है, यानी कि भौतिक यानी तापीय प्रसारण, यानी कि ताप के कारण होता है भौतिक। ठीक है। और रासायनिक होता है, किसी रासायनिक होता है ऑक्सीकरण। ठीक है। और जैविक होता है जिसमें जड़ का दबाव होता है। तो कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा, क्वेश्चन 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यानी कि जो एजेंट दिए हैं और स्थल रूप दिए हैं। ठीक है ना, तो अब आपको बता रहे हैं कि स्थल रूप में जो नदी होती है वो किस प्रकार की गाड़ी बनाती है, बी आकार की गाड़ी मैंने आपको बताया है, हिमनदी यू आकार की, और पवन बालू का टीला बनाती है। ठीक है। तो पहले में क्या होता है, नदी के साथ बी आकार की, तो बी आकार की घाटी सी हो जाएगा पहले में। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। 37 में 38 भूसंचरण प्रक्रिया का उदाहरण है, यानी कि भूसंचरण के द्वारा कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो भूस्खलन में 3 प्रकार का होता है। ठीक है। तो क्या क्या होता है, पहला है रॉकफेल। रॉकफेल का मतलब होता है सैलों का गिरना, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो एक साथ गिर जाती है। ठीक है। अब है रॉक स्लाइड, यानी कि जो होती है इसमें क्या है, चट्टानों का फिसलना, यानी जो चट्टानें फिसलती हैं। और एक है स्लम्पिंग। स्लम्पिंग यानी होता है क्या, जो पूरी घूर्णन गति होती है ना पृथ्वी की, उसके कारण पूरी की पूरी घूर्णन गति के कारण जो हमारी चट्टानें होती हैं या उनके कारण जो खिसकती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, स्लम्पिंग कहते हैं। तो ठीक है, आंसर हो जाएगा अपन का 1 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में आता है 39, अपक्षय प्रक्रिया का क्रम क्या होता है। अपक्षय दोस्तों, अपक्षय प्रक्रिया का क्रम क्या होता है, सबसे पहले चट्टानों का टूटना, फिर मृदा का निर्माण, फिर स्थल रूप में परिवर्तन हो जाना, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नदी अपर्दन प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों नदी अपर्दन प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है, यानी कि सबसे पहले चट्टानों का घिसाव होगा, फिर पदार्थ का परिवहन होगा और तलछट समुद्र में जमा हो जाना। या तलछट में हमारे जैसे कि तलछट हो गया कि अपन की जो हिमनदी लेकर के आई हैं, जो नदियाँ लेकर के आ रही, गंगा यमुना जो भी होती हैं, या तो अपन के जो अपन का है यूपी बिहार की साइड में जो रहता है, क्या बोलते हैं उसमें अपन का गाद जमा देती हैं, या फिर वो उपजाऊ मिट्टी को छोड़ जाती हैं, पठार क्षेत्र ना, क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल रहा हूँ सॉरी। और उसके बाद या फिर जो नदी का मुख होता है, नदी मुख, वहाँ पर जाकर के ये छोड़ देती हैं। तो ठीक है, ये होता है अपर्दन के द्वारा परिवहन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि अपक्षय किसे कहते हैं। दोस्तों अपक्षय किसे कहते हैं, यानी अपक्षय का अर्थ है चट्टानों का टूटना या विघटन होना, चट्टानों का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रासायनिक अपक्षय क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था रासायनिक अपक्षय क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण एक रासायनिक अपक्षय है, जिसमें क्या होता है, पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी चट्टानों का ऑक्सीकरण होता है, और इसमें खनिजों में अधिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, यानी खनिजों से प्रतिक्रिया करती रहती है, इसी कारण से ये टूटती जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 44, 41 के बाद में क्या आएगा, 41 हो गया, 42, 43 भूस्खलन किसका उदाहरण। दोस्तों मैंने आपको वही बताया था, गुरुत्वाकर्षण का क्या है, भूस्खलन उदाहरण किसका है, गुरुत्वाकर्षण का है, जिसके कारण ढाल वाले क्षेत्रों में चल करके नीचे आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन अपर्दन एजेंट नहीं है। दोस्तों जो अपर्दन का एजेंट कौन सा नहीं है, दोस्तों ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी एक अंतर्गत प्रक्रिया है, वो अपर्दन का एजेंट नहीं माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, यू आकार की घाटियाँ किससे बनती है। दोस्तों हिमनद के द्वारा यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। और क्वेश्चन नंबर, बालू का टीला पवन के द्वारा बनता है, जो कि कहाँ पर बनता है, ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। क्या
पवन का टीला, ठीक है, बालू का टीला। क्वेश्चन नंबर 47 है, भौतिक अपक्षय का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जो भौतिक अपक्षय होता है उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तापमान। भौतिक अपक्षय में हमें तापमान का घटना ही देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नदी द्वारा निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति कौन सी है। तो दोस्तों नदी के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे कि हमारा सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है और जो तलछट जमने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, मास वेस्टिंग का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जो मास वेस्टिंग का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, जो स्खलन होते हैं या फिर जो एक साथ से पहाड़ वेस्ट करके आ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 50वां, जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, यानी जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध किससे संबंध है, विज्ञान है, यानी कि यह विज्ञान है और जिसका संबंध स्थल रूपों से है। किससे है दोस्तों, स्थल रूपों से है, जिसमें किसका लैंडफॉल्स बोलते हैं, लैंडफॉल्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, अब जो आपको आने वाला है ना दोस्तों, ये एकदम बेस्ट है और आप इससे पूरी की पूरी जो क्लास है हमारी उसको समझ सकते हैं। किससे दोस्तों, मात्र आपको ये 2 या 3 स्लाइड मिलेंगे, ठीक है ना। 2 या 3 स्लाइड में आप पूरे जितना भी अपन गुरुत्वाकर्षण के जितने भी क्वेश्चन आए ना अब तक, उनसे पूरे के पूरे आपके हल हो सकते हैं ना, ठीक है ना। जो अपन का होते हैं ना पूरे के पूरे जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्जात बल हैं, ये सबसे हो सकते हैं। तो दोस्तों पहला है जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, यानी भूआकृतिक विज्ञान क्या है। तो इसमें क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी, यानी जियो यानी पृथ्वी, मॉर्फ यानी रूप अध्ययन, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी के रूप का अध्ययन किया जाता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, यानी पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन। ठीक है, दूसरा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी भू आकृतिक प्रक्रिया क्या होती है, यानी पृथ्वी के सतह के रूप में बदलना ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपन का हो जाता है। तीसरा है टाइप ऑफ जियोमॉर्फिक प्रक्रिया, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों 2 ही माने गए हैं, E2 कहते हैं, यानी कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यानी एंडो यानी आंतरिक और एक्स यानी बहिर्जात बल। ठीक है, अब एंडोजेनिक प्रोसेस, यानी कि जो एंडोजेनिक अंतर्जात प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एंड यानी पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न होती है उसे एंडोजेनिक कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर होती है उसे एंडोजेनिक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यानी कि अंतर्जात शक्तियाँ, अंतर्जात फोर्स, यानी शक्ति जो होती है वो क्या होती है, भू ज्वा और पर्व, यानी कि भू ज्वालामुखी और पवन के निर्माण होती है वो क्या होती है, अंतर्जात शक्तियाँ होती है। ठीक है, पवन निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद है बहिर्जात शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। बहिर्जात होती है एक्सो, यानी अर्थ की जो सरफेस पे चलती है उन्हें ही बहिर्जात कहते हैं, यानी जो पृथ्वी की सतह पर होती है उन्हें एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, पहला है नप यानी नदी, पवन, हिमनद और बहुत क्या होती है, नदी, हिमनद, पवन, और ये अपन क्या हो जाते हैं, भौतिक यानी कि बहिर्जात हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आता है कि अपक्षय के प्रकार कौन कौन से, टाइप ऑफ अपक्षय। मैंने आपको 3 प्रकार का बताया, कौन सा, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। ठीक है, अब उसमें आता है कि भौतिक अपक्षय क्या होता है। तो भौतिक अपक्षय में ताप ठंडे पत्थर पड़ जाना, यानी कभी गर्म होना कभी ठंडे होने के कारण जो पत्थर की चट्टान है तापमान कारण टूट जाती है, उन्हें हम भौतिक अपक्षय में रखते हैं। ठीक है, अब है अपन का रासायनिक अपक्षय, यानी कि जो होता है कि रासायनिक अपक्षय किसके द्वारा होता है। दोस्तों आपको मैंने बताया है रासायनिक अपक्षय 3 कारण होता है, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन। ठीक है, किसके द्वारा, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन और ऑक्सीकरण। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, रासायनिक अपक्षय का 3 मेन कारण है, इनको याद रख लेना बस। अब है बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि जैविक अपक्षय क्या होता है, यानी आपको मैंने बताया है जड़, कीड़ा, मानव, यानी कि ये 3 प्रकार से होगा। जड़ में, पौधे में जड़ में होगा, कीड़े के द्वारा, जीवों के द्वारा होगा, मानव प्रक्रिया किसके द्वारा होंगी, मानव के निर्माण के कारण होगी, जो भी मानव प्रक्रिया होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन 12वां आ जाता है, अनाच्छादन या क्षरण, यानी क्या होता है कि जो होता है वो भूमि का जो घिसना होता है उसे अनाच्छादन कहते हैं या क्षरण कहते हैं। अब अनाच्छादन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, 3 घटक होते हैं, अपक्षय, अपरदन और भू संचलन। मैंने आपको बताया अपक्षय, अपरदन और भू संचलन, यानी कि जिसको भू स्खलन भी कहते हैं। ठीक है ना। अब है मास वेस्टिंग, यानी भू संचलन कौन किसके कारण होता है। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण से पदार्थ जो पहाड़ों की ढाल होती है उनसे गिर जाता है, तो उसे भू संचलन कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट, यानी कि जो होता है कि भू संचलन के प्रकार कौन कौन से हैं। यानी कि जो अभी भूस्खलन होता है वो 3 प्रकार से होता है। क्या है, सैलों का गिरना, सैल का फटना और कीचड़ का प्रवाह होता है। ये 3 प्रकार से होता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और अपरदन किसे कहते हैं, अपरदन क्या होता है, यानी चट्टानों का कटाव और परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रकार से किस किस प्रकार से हो सकता है अपरदन। तो दोस्तों अपरदन नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमनद द्वारा और समुद्री तरंगों के द्वारा अपरदन होता है हमारे। ये 4 कारण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, नदी अपरदन की विधि कौन कौन सी है। तो इनको आप याद कर सकते हैं किसके द्वारा, AHAC, यानी कि घर्षण, हाइड्रोलिक एक्शन और अट्रैक्शन और कोरिशन, यानी कि रासायनिक, यानी कि आपको हिंदी में याद करना दोस्तों। देखो इंग्लिश में अगर कोई परेशानी हो तो माफ करना। ठीक है दोस्तों, गलती क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, आपको हिंदी में घर्षण, जल दबाव, टकराव और रासायनिक प्रक्रिया ये अपन के किसके होते हैं, नदी अपरदन के मुख्य कारण होते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 19वां, नदी परिवहन, यानी कि रिवर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, रिवर की जो होती है उन्हें हम SST कह देते हैं। क्या कह देते हैं, SST, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, यानी कि होता है निलंबन, और ट्रैक्शन यानी घर्षण द्वारा खिंचाव होता है। ठीक है, अब नदी घाटी जो बेली होती है वो किसका निर्माण करती है, बी आकार की गैली का, और जो हमारा हिमनद होते हैं वो यू आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। 22वां है, हिमनद के द्वारा किसका, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, और नदी के द्वारा हमेशा बी आकार की और भी घाटी बनती है, लेकिन उनको अपन बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। और मरुस्थल के द्वारा क्या होता है, बालू के टीले का निर्माण होता है। हमेशा अब तक यही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। अब दोस्तों डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदी के मुहाने पर जो तलछट जमा होता है उससे डेल्टा का निर्माण होता है। अब अपक्षय बनाम अपरदन में दोनों में क्या है, यानी कि अपक्षय में क्या होता है, चट्टानों का टूटना और चट्टानों का हटना, ये दोनों होते हैं। क्या है, बेदरिंग यानी ब्रेक होना, और इरोशन यानी क्या होता है दोस्तों, दूसरी जगह पर चले जाना। ठीक है, इरोशन यानी। ठीक है, अब इनमें क्या है, अंतर्जात और बहिर्जात बल में क्या होता है, अंतर यानी अंदर बनना और बहिर यानी बाहर बनना, यानी कि अंदर क्या बनता है, स्थल रूपों का निर्माण, और बाहर घिसते हैं, इसलिए बाहर मिटना होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपन के पूरे 25। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये अपन की आज 5 नंबर की क्लास थी दोस्तों, कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।